नमो नमः। छात्रों, हमारा व्यंजन संधि का प्रकरण चल रहा था। व्यंजन संधि के अंतर्गत हमने कुछ सूत्रों का अध्ययन किया। आज का जो हमारा अध्ययन रहेगा वो सूत्र है, सीधे सूत्र पे आते हैं, पुमः खय्यम परे। पुमः खय्यम परे, ये क्या कह रहा है? अम परे खई पुमोरु। और उसके उदाहरण इन्होंने दिया पुंस कोकिल और पुंस, एक में अनुस्वार लगाया है और एक में अनुनासिक लगाया है। अब आप इसको समझिए, ये क्या कहता है? पुम के मकार को, पुम के मकार को रू हो जाता है। पुम के मकार को रू हो जाता है, कब हो जाता है? स्थिति देखिए, अम परे, इन्होंने ये बात कही है, अम परे। बाद में अम्परक, अम्परक से अभिप्राय है जिसके बाद में अम, जिसके बाद में अम अर्थात स्वर, अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं छात्रों? या, व, र, ल, ये होते हैं अंतस्थ। या अंतस्थ की बात कही, सारे स्वर में आ गए, अच प्रत्यार आ गया, सारा अच प्रत्यार। अम्परक की बात कर रहा है। और उसके बाद अम अर्थात सार स्वर अंतस्थ, हकार वर्ग का पंचम वर्ण हो तो वंज, और वर्ग, और आगे लिख रहा है खय, खय से वर्ग का अभिप्राय, खय से अभिप्राय वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। अम्परक से अभिप्राय तो छात्रों समझ में आ गए, सारे स्वर आ जाएंगे, अंतस्थ वर्ण आ जाएंगे, हकार आ जाएगा, वर्ग का पंचम अक्षर आ जाएगा। और खय की बात कही, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर हो, आग मतलब पुम के मकार को रू हो जाता है। अब उदाहरण इन्होंने दिया, पुंस कोकिल है और पुंस कोकिल है। पुंस कोकिल का अर्थ होता है नर कोयल जो होती है। अब देखिए, हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे छात्रों, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला इन्होंने दिया पुम प्लस कोकिला, इसी स्थिति में हम इसका करेंगे, पुम के मकार को रू कर देंगे। पुम के मकार को हम क्या कर देंगे? रू कर देंगे। कौन से सूत्र के द्वारा किया हमने पुम के मकार को रू? पुमः खय्यम परे के द्वारा कर दिया। रू का हमने उकार का उपदेश अनुनासिक से इत से रू की इत संज्ञा करी और लोप कर दिया, रकार शेष बचता है। अब रकार का खरवसानय और विसर्जनीय के द्वारा विसर्ग कर देंगे। विसर्ग के स्थान पर हमने एक इसी में एक वार्तिक पढ़ा था, संपुकानाम सुवक्तव्य के द्वारा विसर्ग के स्थान पर सकार कर देंगे। अब देखिए, एक हमने सूत्र पढ़ा था कि अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा, इस सूत्र के द्वारा तो हम अनुनासिक लगा देंगे, और ये वैकल्पिक स्थिति में जब अनुनासिक नहीं लगाएंगे तो अनुस्वार लगा देंगे। अनुनासिकात परोनुस्वार, इसके द्वारा ये वैकल्पिक रूप में सिद्धि होती है। अब छात्रों, आप ध्यान देने योग्य बात देखिए, पुम प्लस कोकिल था, मकार को रू कर दिया, कौन से सूत्र से? पुमा खय्यम पर। इस सूत्र का परिवर्तन यही हो रहा है। इसके बाद हमने खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग किया, विसर्ग के स्थान पर सकार किया संपुकानाम सुवक्तव्य के द्वारा। जहां अनुनासिक लगाएंगे वहां यह स्थिति लगेगी कौन, और जहां अनुस्वार लगाएंगे वहां यह स्थिति बनेगी। ये स्थितियों को समझ लीजिए आप। अब हम अगले सूत्र की ओर चलते हैं छात्र, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगले सूत्र को पे चलते हैं हम। अगला सूत्र है नश्छव्य प्रशान। नश्छव्य प्रशान, ये क्या कहता है? अंपरे छवि नान्तस्य पदस्य रु न तु प्रशान शब्दस्य। ये कह रहा है पद के अंतिम नकार को रू हो जाता है। पद के अंतिम नकार को रू हो जाता है। तो अंपरक क्या होना चाहिए? अंपरक की बात में सारे स्वर आ गए, हकार आ गया, वर्ग का पंचम वर्ण आ गया, वर्ग का पंचम वर्ण आ गया, और अंतस्थ वर्ण आ गए। ये तो हो गए अंपरक। और अंपरक भी क्या होना चाहिए? छव। जैसे उधर खय था, पुम खयम पर में खय था, इधर क्या है? छव। छव में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? च, छ, ट, ठ, त, थ। च, छ, च और छ, ट और ठ, त और थ, ये आ जाते हैं छव में। हाँ, अच्छा, एक बात और कही, प्रशान। प्रशान की जो बात कही, न तो प्रशान शब्द से, प्रशान शब्द में यह सूत्र अपना कार्य, प्रशान शब्द में यह नियम नहीं लगेगा। प्रशान, अभिप्राय यह है कि प्रशान शब्द में यह सूत्र का कार्य नहीं होगा। ये क्या कही इन्होंने बात? जिस प्रकार से पुम के मकार को रू होता है, उसी प्रकार पद के अंतिम नकार को यहाँ रू हो जाता है। अंपरक क्या होना चाहिए? छव होना चाहिए। छव से अभिप्राय च, छ, ट, ठ और त, थ। और अंपरक में अंतस्थ वर्ण, स्वर और वर्ग का पंचम अक्षर और हकार आते हैं। इसका उदाहरण हम आगे देखेंगे।
अगला सूत्र है छात्रों विसर्जनीयस्य सह। विसर्जनीयस्य से क्या कहता है, इसकी अनुवृत्ति आगे से आती है, खरी कहा इन्होंने और दो उदाहरण दिए, चक्रिस्त्रायस्व चक्रिस्त्रायस्व। ये दो उदाहरण इनके माध्यम से इन्होंने समझाया है। ये क्या कहता है सूत्र, विसर्ग को सकार हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर क्या करता है, ये सकार करता है। कब करता है, बाद में खर हो तो, जैसे खरवसान्य और विसर्जनीय की बात थी, ऐसे ये सूत्र की बात है, इस थोड़ी अलग बात कहता है। बाद में खर हो तो, बाद में विसर्ग को से कर देता है, बाद में खर। खर में कौन कौन से आते हैं, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों प्रकार के शकार, मूर्धन्य तालव्य और दंत्य शकार, श श स, तीनों शकार हो तो विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाता है, बाद में खर प्रत्याहार के वर्ण हो तो। उदाहरण इन्होंने दिए चक्रिस्त्रायस्व और चक्रिस्त्रायस्व, दो उदाहरण दिया, अनुस्वारिक का दिया और एक अनुनासिक का दिया। देखिए तो हमने चक्रिन प्लस त्रायस्व के इसका द्वारा इसका विच्छेद किया, चक्रिन के न को रू कर लिया हमने पूर्व सूत्र के द्वारा, जो हमने पढ़ा नश्छव्य प्रशान के द्वारा स्थिति बन रही थी। अब हम क्या करते हैं, रू करने के बाद खरवसानय और विसर्जनीय के द्वारा रकार को रू कर है बचा, विसर्ग कर लिया। संपुकानाम सो वक्तव्य के द्वारा संपुकाना विसर्ग, रे को विसर्ग, और इस सूत्र से संपुकानाम नहीं लगेगा, यहां लगता है, ये लगता है सूत्र विसर्जनीय से के द्वारा, सूत्र के द्वारा विसर्ग को सकार कर लिया। विसर्जनीय से के द्वारा हमने सूत्र को क्या कर लिया, विसर्ग को क्या कर लिया, सकार कर लिया। सकार कर लेने के बाद हमारे सामने दो स्थितियां आई हैं। पहला सूत्र तो सेक से पहले अनुस्वार है, तो जो हमने सूत्र पढ़ा था आत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा के द्वारा, तो चक्रिस्त्रायस्व बनेगा, और जहां हम अनुस्वार लगाएंगे अनुनासिकात परोनुस्वारे के द्वारा, वहां चक्रिस्त्रायस्व ये बनेगा। इसको अच्छे से देख लीजिए छात्रों, यहाँ मुख्य परिवर्तन इसके द्वारा हो रहा है, नकार को रू हो रहा है, और दूसरा परिवर्तन विसर्ग के स्थान पर सकार विसर्जनीय से के द्वारा हो रहा है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा छात्रों, महत्वपूर्ण सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र है अपने आप में। और इसके द्वारा आप इसको पढ़िए। क्लास चल रही है, अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूं, क्लास चल रही है, बाद में बात करता हूं। आप समझ लीजिए इसको। अब हम आगे देखेंगे, अगले सूत्र को हम देखेंगे। अब देखिए, अब अगला जो सूत्र है वो है छात्रों नृन नृन पे। ये क्या कहता है, नृनित्यस्य रूर्वा पे। ये क्या कहता है, देखिए ये कहता है नृन के न को, नृन के नकार को रे विकल्प से हो जाता है, और नृन के न को विकल्प से रकार हो जाता है। नृन के न को विकल्प से रकार हो जाता है, बाद में पकार हो तो, बाद में पकार हो तो। अब इसका उदाहरण हम आगे देखेंगे। अगला सूत्र हम देखते हैं। अगला सूत्र देखो छात्रों, ये जो चिन्ह आ रहे हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने आपको समझाया था क और ख के आगे लगे तो ये जिह्वा मूल्य होता है, और पे और फे के आगे लगे तो उपदमानीय होता है, ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह होता है। अब आप देखेंगे सूत्र को, कुप्वोह कपौचा, कुप्वो कपौचा। अब देखिए क्या कहते हैं इसमें, इस सूत्र के द्वारा कवर्गे परवर्गे च विसर्गस्य कपौ स्तः चाद विसर्ग। उन्होंने द्रो उदाहरण दिए, नृन ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह पाही, नृह पाही, नृपाही। ये कह रहा है छात्रों, सूत्र को देखेंगे हम, ये क्या कह रहा है, कुप्वो कपौच। ये सूत्र कहता है कै वर्ग के बाद में विसर्ग को, जीवा मूल्य चिन्ह जो होता है कै वर्ग के बाद में जो विसर्ग को, जिसको हम अर्ध विसर्ग भी कहते हैं, और पे वर्ग के बाद में हो तो उपदमानी चिन्ह हो जाते हैं। लेकिन विकल्प में ये तो अर्ध विसर्ग का चिन्ह है, विकल्प में पूर्ण विसर्ग भी लगता है, विकल्प में पूर्ण विसर्ग भी लगता है। अब हम उदाहरण के माध्यम से इसको देखेंगे। कहते हैं अर्ध विसर्ग हो जाता है के और पे के और खे के आगे हो, पे और फे के आगे हो। तो देखिए उदाहरण हमारे सामने ये है, नृन प्लस पाही। इस विच्छेद के द्वारा नृन पे के द्वारा आगे पकार है, इस नकार को रू कर देंगे, रू के उकार का लोप करेंगे हम, तो रे बचता है हमारे पास। खरवसाने और विसर्जनीय से इस रकार का विसर्ग कर देंगे। कुपवो के द्वारा
कुपवो के द्वारा इस विसर्ग के स्थान पर हमने कुप्पो कपौचे के द्वारा हमने अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा दिया। अब हम इस अर्ध विसर्ग को जब नहीं लगाएंगे, जब हम इस अर्ध विसर्ग को नहीं लगाएंगे तो पूरा जो विसर्ग का चिन्ह है वो लगेगा। देखिए छात्रों, जब अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगेगा तो अब ये नृ पाही बनेगा, और जब विसर्ग लगाएंगे पक्ष में तो नृपाही बनेगा। अब जब एक बार हमने इसमें अनुस्वार लगाएंगे तो स्थिति बनेगी, जब इस अनुस्वार लगाएंगे तो हमारे सामने स्थिति बनती है, इसकी एक स्थिति और बनती है नृपाही, और विसर्ग नहीं लगाएंगे जब अनुस्वार वो जो अत्रानुनासिक पूर्व सेवा के द्वारा लगाएंगे। अच्छा, जब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस सूत्र को वैकल्पिक स्थिति में नहीं लगाएंगे तो नृन पाई ये हमारे सामने सिद्धि आती है। इसको अच्छे से देख लीजिए छात्रों, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, थोड़ा कठिन पड़ता है। जब विसर्ग लगेगा पक्ष में तो ये रूप बनेगा, और जब अर्ध विसर्ग लगेगा इस सूत्र के द्वारा तो ये बनेगा, और जब हम एक तरफ वो अनुस्वार लगाएंगे तो ये लगेगा, और पक्ष में वो अनुस्वार लगाएंगे अनुनासिकात परानुस्वार के द्वारा ये बनेगा, इसमें अनुस्वार नहीं लगा हुआ है, और जब अनुनासिक लगाएंगे अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुआ के द्वारा ये रूप बनेगा। और जब इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा पक्ष में, जब इसका वैकल्पिक स्थिति बनाएंगे रखेंगे तो नृपाई रूप बनता है। छात्रों, आज के प्रकरण में हम इतना ही रखेंगे, कल हम नए सूत्रों के द्वारा इसका समापन करेंगे हल संधि का। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः।